डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट 1 में हम आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मस निकालना सिखा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन दबाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब आइए आज की शुरुआत करते हैं। मस का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। मस का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल, यानी कि जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको आपस में गुणा कर देते हैं और जो प्रोडक्ट मिलता है उसी को हम लोग मस यानी एचसीएफ के नाम से जानते हैं। आइए इसका वर्किंग रूल समझते हैं। दिए गए संख्याओं का पहले आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, उसके बाद उभयनिष्ठ गुणनखंड को लिख लीजिए। उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल जो आपको प्राप्त होगा वही आपका मस होगा, वही आपका आंसर होगा। आइए अब आप उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास कीजिए। आप स्क्रीन के ऊपर एक प्रश्न देख रहे हैं। क्या है प्रश्न देखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से 54 और 336 का मस निकालें। यानी कि हमको दो संख्याएं दी हुई हैं 54 और 336, इनका मस निकालना है। तो इनका मस, एक मस निकालने का तरीका हम आपको पिछले लेक्चर में बताए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एक भाग विधि से होता है जिसकी चर्चा हमने रफ वर्क में किया है। हम आपको यहाँ एक नई विधि अभाज्य गुणनखंड विधि जिसे कहते हैं उस विधि से मस निकालना सिखा रहे हैं। जैसा हमने वर्किंग रूल में आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है किसी दी हुई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो स्वयं और एक को छोड़कर बाकी किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि अभाज्य संख्या से ही कटाना है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी छोटी अभाज्य संख्या से वो संख्या कट सकती है तो आप बड़ी अभाज्य संख्या का प्रयोग भूल कर भी न करें। कुछ लोगों को ये भी हम देखते हैं कि जैसे 54 है तो उसको पूरा कटता है कि नहीं कटता है इसका भी ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे 625 को कटाने चले, 2 से कटा दिए, 312 लिख दिए। ये भूल जाते हैं कि शेष नहीं बचना चाहिए। तो जिस संख्या से भी आप भाग दें वहाँ शेष नहीं बचना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। इन बातों की ध्यान रखना चाहिए आपको ताकि आपके आंसर में कोई गड़बड़ी न हो। तो यहाँ 54 को हम लोग 2 से विभाजित करेंगे, 27 आया। अब 2 से 27 विभाजित नहीं होगा तो 3 से किए, 9 आया। फिर 9 को 3 से विभाजित किए, 3 आया। 3 को 3 से विभाजित करेंगे, 1 आया। जब हमारा यहाँ फाइनल 1 आ जाएगा तो हम गुणनखंड की प्रक्रिया को वहीं पर रोक देंगे।
आप चाहें तो इस 3 को और इस 1 को छोड़ भी सकते हैं। अब आइए दूसरे नंबर को हम लोग देखते हैं। ये पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर आपका क्या है? 336 है। 2 से कटाए 168 आया, फिर 2 से कटाए 84 आया, फिर 2 से कटाया 42 आया, फिर 2 से कटाए 21 आया। अब 21 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाए 7 आया, 7 को कटाए 1 आया। अब हम इन दोनों गुणनखंडों को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड से यहाँ देखिए हमने 54 का मान रख दिया, 2 3 3 3, यह है ना, तो हम रख दिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। हमारा जो है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये हमारा 54 हो गया। उसी तरह से अब हम 336 को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो ये देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब आप यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, हमने कलर कॉम्बिनेशन को अप्लाई किया है आपको समझाने के लिए। आप एक लाल और एक काला रंग का पेन उठाकर कभी भी आंसर मत लिखना शुरू कर दे। आप एक ही रंग का प्रयोग करें, काला रंग या नीला रंग का। यही परीक्षा में आपको मान्य है, 2 रंग। अब आइए इसे समझने का प्रयास कीजिए। 54 और 336 दोनों में आप देख रहे हैं कि 2 उभयनिष्ठ है। यहाँ आपको 4 2 है, लेकिन यहाँ एक ही 2 है, तो जो दोनों में होता है उसी गुणनखंड को हम लोग लेते हैं। देखिए, तो ये हमने ये 2 ले लिया। अब आपका यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 3 3 3 है और यहाँ पर एक ही 3 है, तो हम एक 3 को ले लेंगे। इसी को उभयनिष्ठ या कॉमन कहते हैं, जो दोनों में मिले या सब में मिले। तो ये क्या हो गया? हमने क्या बोला आपको परिभाषा में कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हुए 2 और 3, इनका गुणनफल हुआ 6। आपका आंसर हो गया 54 और 336 का मौसा बराबर 6 आंसर। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो एक और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उससे समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन आ गया। अभाज्य गुणनखंड विधि से 260 और 910 का मौसा निकाले। ध्यान दीजिएगा, सवाल वही है, आईना वही है, सिर्फ चेहरा हमने बदल दिया है। हमने तस्वीर बदला है, फ्रेम नहीं बदला है। 260 और 910। इसलिए आप इत्मीनान से सवाल बनाइए, मैं एक्सरसाइज भी दूंगा और आपको अगले लेक्चर में उसका आंसर भी बताऊंगा। तो ये देखिए 260 का हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कटाए 130 आया, फिर 2 से कटाए 165 आया। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाएंगे फिर 13 आया। इसके बाद 13 को 13 से कटाए 1 आया। अब 910 को देखिए, 2 से कटाए 455 आया। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटाए 91 आया। 91 को 7 से कटाए 13 आया। 13 को 13 से कटाए 1 आया। अब गुणनखंडों को हम लोग नीचे लिखेंगे। 260 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 13। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 13। अब 910 को कैसे लिखेंगे? देख लीजिए, 2 गुना 5 गुना 7 गुना 13। 2 गुना 5 गुना 7 गुना 13। फिर गौर से देखा जाए, यहाँ 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, इसमें 2 2 है, लेकिन दोनों में केवल 1 2 है, कॉमन है।
यहाँ 1 5 है, यहाँ 1 5 है। 7 सिर्फ नीचे है, ऊपर नहीं है। 13 ऊपर नीचे दोनों में है, तो 13 को ले लेंगे। तो हम कैसे नोट करेंगे? ये देखिए, जो दोनों में मिला 2, लाल रंग से हम दिखा रहे हैं आपको, जो दोनों में मिला 2। उसके बाद दोनों में क्या है हमारा? ये 5 है। इसके बाद दोनों में क्या है हमारा? ये 13 है। तो हमने क्या लिख दिया? 2 गुना 5 गुना 13, इसका गुणनफल हो गया 130। यही हमारा हो गया आंसर। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो तीसरा एग्जाम्पल देखिए। इस बार हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। क्या किया है बाबू? 48, 54 और 72, हमने यहाँ पर नंबर को एक और बढ़ा दिया। यानी कि इसके पहले हम 2 संख्या का मौसा निकाले थे, अब हम 3 संख्या कर दिए। कोई बात नहीं। अब हम पहले 48 का गुणनखंड करेंगे। 48 का गुणनखंड क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। और ये आपका 54 का गुणनखंड क्या आ जाएगा? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। और ये 72 का गुणनखंड कितना आ जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसको विस्तार से नीचे लिखते हैं। ये देखिए, 48 लिख दिए, 2 2 2 2 और 3, 4 2 और 1 3। फिर लिख दिए 54, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब तीसरा है 72, 72, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब गौर से देखिए, इन तीनों में पहले हम दोनों में विचार करते थे, अब तीनों में। तो इन तीनों में कॉमन क्या है? 1 2 है। और 3, ये देखिए, 1 3 यहाँ भी है, 1 3 यहाँ भी है, और 1 3 यहाँ भी है। अब हम इसको लिखेंगे 2 गुना 3, और कुछ नहीं है। तो ये क्या हो गया? 2 गुना 3 6। यही आपका आंसर हो गया। अब हम पूरी तरह से उम्मीद कर लिए कि आप इस चीज को समझ गए हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको अंत में मिलेगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे संपर्क कीजिए। अब आइए, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम आपको लसा निकालना सिखा रहे हैं। ये देखिए, लसा निकालना है हमारा। यहाँ क्या है? लसा। लसा एक तो आप बचपन में पढ़े होंगे, जैसे यहाँ पर एक यहाँ संख्या लिख देते हैं, बीच में कोमा का चिन्ह देके एक दूसरी संख्या लिख देते हैं, और उसके बाद ऐसे घेर देते हैं, और यहाँ कोई संख्या रखकर उसको कटाना शुरू करते हैं। वो विधि हम नहीं सिखाएंगे। यहाँ पर हमको गुणनखंड विधि सिखाना है। आइए थोड़ा सा इसका परिभाषा जानिए। लसा का मतलब क्या होता है? लसा का मतलब होता है बाबू सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। यहाँ थोड़ा सा सर्वनिष्ठ शब्द समझने में आपको कठिनाई होगी। हम वर्किंग रूल और सवाल के साथ इस शब्द का मतलब आपको समझा देंगे। ये देखिए, इसका वर्किंग रूल क्या है? दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें। जो भी संख्याएं हैं उसका पहले आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जैसे मौसा निकालने के लिए किए थे, वैसे अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सभी गुणनखंडों में जो अंक या संख्या अधिक बार आया है, यानी कि अधिकतम घात वाले अंक या संख्या हो, उसे ले लीजिए। और जो भी उसको सेलेक्ट किए हैं, चयनित किए हैं, उन गुणनखंडों का गुणनफल आपको जो प्राप्त होगा वही आपका लसा होगा। इसी को हम लोग यहाँ देखिए, सर्वनिष्ठ का मतलब हो गया कि अधिकतम घात वाले अंक या संख्याओं को हम लोग एक साथ ले लिए, ये सर्वनिष्ठ हुआ। सर्वनिष्ठ को एक और मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी के पास लाल, पीला और हरा रंग का गेंद है। कितना गेंद है इससे मतलब नहीं है। दूसरे के पास लाल, हरा
और काला गेंद है। तो जब हम दोनों के गेंद को मिला देंगे तो लाल, हरा, काला और पीला 4 रंग के गेंद मिल जाएंगे। ये सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कि सबको मिला जुला दिए तो हमें क्या मिला। तो मान लीजिए कि 4 गेंद है तो 4 मैक्सिमम जो संख्या है उसको ले लिए, तो फिर अब 3 गेंद की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। आइए उदाहरण से समझिए। ये देखिए 54 का पहले आप अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड की मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, आप बहुत से एग्जाम्पल देख लिए, समझ गए। तो 54 का गुणनखंड क्या मिलेगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 336 का गुणनखंड करेंगे क्या मिलेगा, ये देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से लिख दे, देखिए 54 और ये देखिए 336। यहाँ गौर से देखिए, इसमें 1 2 है और इसमें 1 2 3 4 2 है। तो यहाँ पर हम लोग जब सर्वनिष्ठ करेंगे तो 4 2 ले लेंगे, यानी कि अधिकतम घात वाले गुणनखंड को ले लेंगे। तो यहाँ पर हम चारों 2 को ले लेंगे और यहाँ पर 3 ठो है और यहाँ पर 1 है, तो हम 3 गो 3 ले लेंगे। और ये 7 बेचारा अकेला है तो इसको अकेले शामिल कर लेंगे। फिर कैसे लिखेंगे, ये देखिए, ये चारों 2 को लिख लेंगे, ये तीनों 3 को लिख लेंगे और ये 7 को लिख देंगे। क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7। हमारा गुना करने पर आया 3024। यही हमारा एलसीएम यानी लसा प्राप्त हुआ। आइए एक और उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। इस बार हम संख्या को बदल कर दिए 135 और 126। सवाल वही है, अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा निकाले। ये देखिए 135 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए, फिर 126 का कर लिए, दोनों को अभाज्य गुणनखंड से यहाँ लिख दिए। 135 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। 126 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अब आइए ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन से, ये यहाँ पर 3 3 है, तो हम अधिकतम घात वाले गुणनखंड को ले लेते हैं। तो यहाँ अधिकतम पावर 3 है, यहाँ पावर होगा 2, तो हम 3 3 ले लिए। 2 अकेला है इसलिए इसको अकेले रख लिए। 5 इसमें अकेला है, यहाँ 5 को अकेले रख दिए। 7 अकेला है, 7 को रख दिए। हमने आपको कहा कि सबको मिला देते हैं, लेकिन मिलाने में एक ही बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी एक गुणनखंड, एक संख्या अगर अधिक बार आती है उसी को लेंगे। जैसे यहाँ 3 3 बार आई है और यहाँ 3 2 बार आई है, तो हम लोग 3 3 ले लेंगे, 3 बार इसको रखेंगे, 2 बार वाले को छोड़ देंगे। जो अकेले है, जैसे इसमें 2 है तो यहाँ 2 रख दिए, इसमें अकेले 5 है तो 5 रख दिए, अकेले यहाँ 7 है 7 रख दिए। फिर अब इसका हम लोग गुना करेंगे। देखिए मैं आसान तरीका बताता हूँ। 2 में पहले आप 5 का गुना कर लीजिएगा, 10 हो जाएगा। और ये 3 में 3 बार गुना कीजिएगा, 27 होगा। 7 से गुना कर दीजिएगा, तो 27 में 7 का गुना कीजिएगा, 189 आएगा। उस पर 0 रख दीजिए, 1890 आएगा। इसके अलावा आपको जैसे भी सहूलियत हो आप अपना गुना कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे मौसा 3 संख्याओं का निकाले थे, अब हम लौसा 3 संख्याओं का निकालेंगे। संख्या इस बार है 48, 54 और 72। प्रोसेस तो वही है, पहले 48 का गुणनखंड किए, सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ये देखिए 54 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। और ये 72 का करेंगे, 2
गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, सबको नीचे लिखेंगे। 48 का लिख लिए, ये आपको 54 का लिख लिए, 72 का। अब देखिए सब में ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 2 है, 2 की संख्या कितनी है? 4 है, यानी कि 2 का पावर है आपको 4। यहाँ 2 का पावर 1 है और यहाँ पर 2 का पावर 3 है, तो हम क्या लेंगे? 2 का पावर 4 ले लेंगे, यानी 4 को 2 लिख देंगे। ये देखिए 1 2 3 4। यहाँ आप 3 पर ध्यान दीजिए, इसमें 3 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 3 है, तो हम 3 3 ले लेंगे। ये 3 ले लिए, तो ये हमारा, अब इसका गुना करेंगे तो ये हो गया आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हो जाएगा आपको 16 और ये हो जाएगा आपको 27। तो 27 में जब हम लोग 16 का गुना कर देंगे, गुणनफल हमें 432 मिलेगा। यही आपका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के लस और मस में क्या संबंध होता है, क्या रिश्ता होता है, क्या रिलेशन होता है, अब हम इस बात पर विचार करेंगे। तो क्या होता है आपको बता देते हैं, बिना देरी किए जान लीजिए। ये लस, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर, लस गुना मस बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। ये कोष्ठ है, ये कोष्ठ है, इसको गुना का चिन्ह मत समझिएगा। यानी कि इसी बात को समझने के लिए हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, या आप इसको रखिए या इसको रखिए, यहाँ कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा। अब आइए, यानी कि लस गुना मस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी दोनों का गुणनफल। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसी सूत्र से, देखिए नए सूत्र कैसे बनेंगे, आपको केवल कहे कि मस बताइए, तो क्या करेंगे, संख्याओं के गुणनफल में हम लस से भाग दे देंगे, इस लस से भाग दे देंगे। यानी कि ये देखिए यहाँ जो गुणनफल दिखाई पड़ रहा है, इसमें अगर हम इस लस से भाग दिए, इस लस को यहाँ लेके आ गए, तो हमारा बच क्या जाएगा, ये मस बन जाएगा। अगर कहेंगे कि लस हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो जान लीजिए क्या कीजिएगा, बता देते हैं अभी। संख्याओं का जो देखिए ये गुणनफल है, ये दाहिने तरफ वाला, ये तो बदलेगा नहीं, तो ये गुणनफल है। और आपने यहाँ पर क्या लिया है, लस निकालना है, तो लस को यहाँ लाए, तो ये बचा मस, इसको नीचे कर दीजिए, इसे भाग दे दीजिए, जो आएगा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं, उनका लस और मस दिया हुआ हो और कोई एक संख्या दिया हो, तब पहली संख्या बराबर लस गुना मस बटा दूसरी संख्या। यानी कि आपको इन चार चीज़ों में से ये लस, मस और दो संख्या, जिसको एक को पहली कहेंगे एक को दूसरी कहेंगे, इन चार में से कोई तीन चीज़ आपको दिया हुआ हो, तो बाकी एक को आप आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर कहिएगा कि हम दूसरी संख्या निकालेंगे, तो निकालिए ना, कौन रोकता है, लस गुना मस बटा पहली संख्या। हो गया। आगे बढ़िए और एक उदाहरण ले लीजिए। देखिए तो स्क्रीन पर आपका क्या है, दो संख्याओं का लस 45 है और मस 5 है, उसका गुणनफल ज्ञात करना है। हम आपको सूत्र बताए हैं, उस सूत्र को नोट करके रख लीजिएगा, फिर इस सवाल को समझिएगा। तो हमने क्या बताया, लीजिए हम आपके लिए सूत्र भी रख देते हैं। लस गुना मस बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, तब 45 गुना 5 बराबर हो गया संख्याओं का गुणनफल, इसीलिए संख्याओं का गुणनफल हो गया 45 गुना 5 यानी 225। आगे बढ़िए, एक और उदाहरण देते हैं, एक एक उदाहरण देते हैं, काफ़ी आप समझ गए हैं।
यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, उनका लौसा 3 है, 300 है, तो मौसा निकालना है। सूत्र मौसा के लिए क्या बताए थे? मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल बटा लौसा। मौसा बराबर क्या बताए थे? संख्याओं का गुणनफल बटा लौसा। संख्याओं का गुणनफल है 1500, लौसा है 300, भाग दिए 5 आया और यही आंसर भी हो गया। एक और उदाहरण, ये देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल इस बार क्या है? गुणनफल 1350 है और मौसा दिया है, तो वही लौसा बराबर गुणनफल बटा मौसा। गुणनफल 1350 है, मौसा 15 है, भाग दे दीजिए, 90 आंसर आपका आ गया। अब मान लीजिए एक और नया सवाल दे रहे हैं आपको, ये भी उसी टाइप का है। दो संख्याओं का मौसा 20, लौसा 120 है। एक संख्या 40 है, ये देखिए 40, उसका मौसा क्या है? 20 है। लौसा क्या है? 120 है। एक संख्या 40 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या बराबर होता है लौसा गुना मौसा बाटा पहली संख्या। लौसा है 20 रख दीजिए, गुना का चिन्ह रख दीजिए, 120 रख दीजिए, 40 रख दीजिए। इस 40 से जब 120 को आप घटाओगे 3 बार जाएगा। अब बच क्या गया? ये 20 यहाँ आ गया और ये 3 यहाँ आ गया, दोनों का गुणनफल हुआ 60। यही आपका आंसर हुआ, यानी कि दूसरी संख्या आपको 60 हो गई। अब आपके स्क्रीन पर आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। हमने कोई डायरेक्ट आपको प्रश्न जो है जितना समझाया था, अभाज्य गुणनखंड पर आपको कोई सवाल नहीं दे रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड पर सवाल परीक्षा में आता है, इसीलिए नहीं दे रहे हैं कि आप तो हर सवाल में अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो ये देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको यहाँ पर मौसा निकालना है। 21 प्रश्न हम कुल अभ्यास के लिए आपको दिए हैं। अगले लेक्चर में हम केवल आपका आंसर बताएंगे, तब तक आप इन प्रश्नों को बनाइए। कोई कठिनाई हो तो हमसे संपर्क कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा निकालना है। यहाँ भी कुल 21 प्रश्न आपको दिए हैं, ताकि आपका भरपूर अभ्यास हो जाए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको यहाँ क्या करना है कि मौसा और लौसा, एक ही सवाल में दोनों चीज निकालना है। मौसा भी निकालना है, लौसा भी, यानी कि पीछे 2 प्रश्न बनाए, उसको एक में मिला दिया हमने। आप दोनों को एक साथ बनाएंगे, इसलिए इसमें प्रश्नों की संख्या हमने कम दी है, केवल 6 प्रश्न दिए हैं। अब आपको जो हमने सूत्र सिखाया, आपको सिद्ध करना है मौसा गुना लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये 16 और 24 का पहले मौसा निकाल दीजिएगा, जो सीख चुके हैं। 16 और 24 का लौसा निकाल दीजिएगा, फिर लिखिएगा मौसा गुना लौसा बराबर 16 गुना 24, जो मान आएगा, और उसके बाद लिख दीजिएगा 16 और 24 का गुणनफल बराबर जो मान आएगा, और उसको दिखा दीजिएगा कि गुणनफल इतना हो गया। उम्मीद है आप इस सवाल को बना के हमें दिखाएंगे, या अगले लेक्चर में हमारे आंसर बताने पर आप अपना मिला लेंगे। अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप निश्चित रूप से घर बैठे बिना किसी शिक्षक के आप अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। कोई कठिनाई हो तो हम आपके साथ हैं। आप कमेंट बॉक्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए हमसे संपर्क कीजिए, हम आपके साथ हैं। हमारा प्रयास तभी सार्थक होगा जब आप इसे लाभ उठाएंगे। पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखिए, कुछ और व्यवहारिक प्रश्न भी आपके लिए लीजिए, दे देते हैं, ये भी आप बना के रखिएगा। इसमें किसी का मौसा निकालना है तो किसी का, ये देखिए, 2 संख्याओं का लौसा 60,
मौसा 5 है तो गुणनफल निकाल लीजिएगा। यहाँ पर देखिए गुणनफल दिया है, मौसा 25 है तो लसा निकाले। इसमें हम वही प्रश्न दिए हैं जो आपको समझा चुके हैं, और मैं बारी बारी से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड की परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको उदाहरण के साथ इतना पढ़ा दूंगा कि उससे बाहर का लगभग प्रश्न कोई नहीं आएगा। आप इत्मीनान के साथ धैर्यपूर्वक पढ़ाई कीजिए, आप रिश्ता बनाए रखिए, हमसे रिलेशन बरकरार रखिए। आपको लगेगा कि हम आपके साथ हैं और गणित भी आपके पीछे पीछे दौड़ रही है। आप गणित से कहीं नहीं डर महसूस करेंगे, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा गणित में डरते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर हम आपसे मिलेंगे। उसके पहले थोड़ा सा और प्रश्न आपके लिए छोड़कर हम जाते हैं। इन प्रश्नों को आपके हवाले करके जाते हैं। आप अपना दिमाग खर्च कीजिए और इन प्रश्नों को हल करने का कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। किसी में आपको मौसा निकालना होगा, किसी में लसा निकालना पड़ेगा। इसके अलावा कोई इसमें ज़्यादा माथापेची नहीं है, लेकिन जो करना है मैं आपके हवाले ये प्रश्न करता हूँ। नहीं बनेगा, अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और फिर एक नई चीज़ सिखाऊंगा, सिद्ध करना। जैसे सिद्ध करें कि √2 एक अपरमेय संख्या है या परमेय संख्या नहीं है, या सिद्ध करें कि 3 + √2 अपरमेय संख्या है। इस तरह का एक प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद किसी संख्या का दशमलव रूप शांत है या अशांत है, ये मैं बताऊंगा। उसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज का हमारा लेक्चर देखने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। ये आपके फायदे के लिए है, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले उसकी सूचना मिले। और सब्सक्राइबर होने का और भी क्या लाभ है, आप हमारे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं। हम आपको एक्स्ट्रा भी हेल्प करते रहेंगे। मेरे तरफ से पुनः एक बार आप सबको बधाई और आपकी अच्छी तैयारी की शुभकामनाएं।